हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है कोई सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस के अंदर तीन पार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगा आपको वर्ब और लास्ट में मिलेगा ऑब्जेक्ट। जब ये पार्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं तब एक सेंटेंस बनता है। और तीन में से कम एटलीस्ट दो, सब्जेक्ट और वर्ब, जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है उनका, तब सेंटेंस बनता है। और उसमें जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म को हम सिंगुलर यूज करेंगे या फिर प्लूरल यूज करेंगे, वही सारा गेम है सिंटैक्स का। सिंटैक्स हमें यही बताता है कि किसी सेंटेंस में हम वर्ब की फॉर्म सिंगुलर यूज करेंगे या फिर प्लूरल यूज करेंगे। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पहली कंडीशन तो यही रहती है, सब्जेक्ट को चेक किया जाता है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़ जाते हैं जिनके कारण जो है वर्ब की फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। तो वे सभी रूल्स जो हमें सिंटैक्स में मिलते हैं, जिनके ऊपर मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। उसमें टोटल हम 34 रूल कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 35। अभी आगे आपको जो रूल्स मिलेंगे वे सभी रूल जो है थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के अंदर, वे सभी रूल कम से कम हमें रीडिंग जरूर करनी चाहिए। कई बार होता है कि हमें रीडिंग करने से ये जरूर नहीं है कि हमें रूल्स याद हो जाए, लेकिन मैक्सिमम रूल्स जो हमारे दिमाग में छप जाते हैं। कई बार क्या है कि हम जो रीड करते हैं वही हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, और वो कई बार हम उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगती है, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 जिसमें बताया गया है कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, मच का प्रयोग जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर लिटल के बारे में बताया गया है। लिटल हो, अ लिटल हो या फिर द लिटल हो, अगर वो आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाता है, कहाँ पर? सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की जगह पर मिल जाता है, तो हम उसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, लिटल इज नोन अबाउट दिस मैन, तो इसमें लिटल क्या सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है, इज। वैसे सेकंड एग्जांपल है, मच हैज बीन डन, तो मच का भी यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तब भी हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। रूल नंबर 34 में भी हमने टेबल जो दी गई थी, उसमें हमने 4 to 6 पॉइंट जो दिए गए थे वो भी लिटल के बारे में बताए गए थे। तो वहां पर भी लिटल के साथ हमने क्या यूज किया था? सिंगुलर फॉर्म। तो लिटल के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? सिंगुलर फॉर्म। अभी यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है लिटल की, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। ये कंडीशन सेम है जैसे हमने रूल नंबर 31 में पढ़ी थी, फ्यू के बारे में, आई फ्यू के बारे में, वेरी फ्यू के बारे में। उसमें 3 कंडीशन दी गई थी। उसी टाइप से यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? लिटिल का जो प्रयोग है वो नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होती है। तो यहाँ लिटिल जो है वो कोई भी मात्रा दी गई होती है, कोई क्वांटिटी दी गई होती है, उसके बारे में दी होते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो लिटिल है, वो ना के बराबर है, नगण्य है, 0 के बराबर है। और वही हमने जब हमने फ्यू के बारे में पढ़ा था, उसमें नंबर के बारे में बताया गया था। यहाँ पे क्वांटिटी है, वहाँ पे कोई नंबर है, उसके बारे में बताया गया था कि नंबर ना के बराबर नंबर है या फिर कुछ नंबर है। अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है, उससे पहले जब लिटिल का प्रयोग होता है तो उसको बोला जाता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह के से जो सेंटेंस बनता है उसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। वो सेंटेंस जो है नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नो का यूज किया जाता है, मतलब कि जिसका जो मीनिंग होता है वो मना करने के लिए होता है, ना के बराबर होता है, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव लिटिल मनी। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास, जब खाली लिटिल आता है उसके साथ ना तो आई लिटिल लगा है ना द लिटिल लगा है। जब खाली लिटिल आता है उसका मतलब होता है न के बराबर, यानी मेरे पास न के बराबर मनी है। तो ये क्या है कि एक प्रकार से मना किया है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं। अब बताया गया ए लिटिल के बारे में।
ए लिटिल का जो प्रयोग है वो कुछ थोड़ा के अर्थ में होता है। जब क्वांटिटी को हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी है हमारे पास, तो तब हम ए लिटिल का यूज करेंगे। और जब हम बताना चाहते हैं बिल्कुल नहीं है, तब हम लिटिल का यूज करेंगे। बिल्कुल ना के बराबर है, थोड़ी बहुत है लेकिन ना के बराबर है, तब हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का। तो ए लिटिल का यूज कब करेंगे? जब थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हमारे पास है। और उसी प्रकार से अगर वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ जुड़ी हो, उसके बाद ए लिटिल के बाद जो नाउन लगता है वो अनकाउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो, तो यहाँ पर ए लिटिल को क्या बोला जाएगा? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। और इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ए लिटिल मनी। ए लिटिल मनी, मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि इसकी हमें मात्रा पता ही नहीं है कितनी है, क्वांटिटी कितनी है पता नहीं है, उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। मनी दिया है लेकिन 10 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है, कुछ पता नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि आई हैव ए लिटिल मनी से मतलब है कि मेरे पास थोड़ा बहुत मनी है, थोड़ा बहुत पैसा है। उसके बाद है द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग जो है, जो कुछ थोड़ा है वह पूरा का पूरा। द लिटिल का मतलब है कि आपके पास है, कुछ तो है, लेकिन वो सब का सब हम मीनिंग के रूप, क्वांटिटी की मात्रा क्वांटिटी के रूप में यूज करते हैं, जितना भी है सब कुछ। और उसके साथ क्या जुड़ा हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर द लिटिल को क्या बोला जाता है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। और यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है द लिटिल। सेम कंडीशन हमने फ्यू के बारे में पढ़ी थी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा धन था वो मैंने पूरा का पूरा खर्च कर लिया है। आगे यहाँ पर मच के बारे में बताया गया है। मच का प्रयोग होता है बहुत के लिए, बहुत बताने के लिए। तो ये भी क्वांटिटी के बारे में बताएगा। और इसके साथ जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो इसको मच को क्या बोला जाएगा? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। मच के कुछ रूल्स हमने रूल नंबर 34 में पढ़े थे, जो कि एक टेबल दी गई है, उसमें 7th और 8th नंबर मच के बारे में बताया गया है। उसके एग्जाम्पल भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 36, जो बताता है देयर के बारे में। देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो इंट्रोडक्शन देता है, जो एक परिचय कराता है। जब हम देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो वर्ब डिपेंड करेगी नाउन और प्रनाउन जो वर्ब के बाद यूज होगी। एग्जाम्पल समझते हैं। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। तो देयर एक सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद वर्ब आ जाता है। अब ये वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा ए पेन पे, ए पेन पे। तो ए पेन में क्या है कि ये सिंगुलर नाउन है। ए पेन क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी कौन सी यूज की जाएगी? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। तो देयर का यूज किया गया सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर देयर नहीं देखा जाएगा। वर्ब के लिए हम देखते हैं नाउन, जो कि वर्ब के बाद आया है। कौन सा नाउन है? पेन्स, यानी कि प्लूरल नाउन। तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वैसे ही थर्ड है देयर इज नथिंग फॉर मी। तो नथिंग क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन, और इसके साथ कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तो देयर जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तब हम वर्ब की वो फॉर्म यूज करेंगे जो उसके बाद नाउन और प्रनाउन की फॉर्म होगी। देयर के बाद जो प्लूरल नाउन दी गई है वो क्या बताती है? कुछ फिक्स्ड अमाउंट बताती है, या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस, दूरी बताती है, फिक्स्ड वेट बताती है, कुछ बार बताती है, या फिर पीरियड समय के बारे में बताती है। तब हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर्स क्या बताया गया है? एक फिक्स डिस्टेंस बताया गया है। फिक्स कैसे? 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है, ये फिक्स है, ठीक है। और देयर का यूज किया गया है, देयर के बाद इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। 50 किलोमीटर्स देखने से आपको लगता है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, ये फिक्स सर्टेन डिस्टेंस दिया गया है। ये चीज़ें फर्स्ट कंडीशन में बताई गई है। जब इस तरह की सर्टेन चीज़ें आपको दिखती है, तब आप किसका यूज करेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देयर का यूज किया गया है, उसके साथ 10 रुपीज़ यानी एक फिक्स्ड अमाउंट का यूज किया गया है, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। देयर आर 10 रुपीज़ टू पे। आर का यूज नहीं होगा, वो हो जाएगा गलत।
वैसे ही देयर के बाद अगर आपको पेयर वर्ड्स मिलते हैं, पेयर वर्ड्स जो एंड के साथ जो जब दो नाउन को जोड़ा जाता है उसको पेयर वर्ड्स बोला जाता है। पेयर वर्ड्स आपको देयर के बाद मिलते हैं और उससे हमें एक ही वस्तु का, यानी वे दोनों जो नाउन यूज किए गए हैं उससे हमें एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही चीज का पता चलता है। तो वहां पर तो देयर के साथ हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। एग्जाम्पल से देखते हैं, देयर इज अ राइस एंड करी फॉर डिनर। तो देयर का यूज किया गया है। देयर के बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो कैसे यूज होगी हम चेक करेंगे। जो पेयर वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है, राइस एंड करी, राइस करी जो आपस में ही एक फूड बनाती है, एक भोजन बनाती है जो एक ही वस्तु का बोध कराती है, इसलिए हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। देखेंगे कि राइस एंड करी, अगर आपको लगता है कि ये दो नाउन है, अगर आप आर का यूज कर देते हैं तब वो आपके लिए गलत हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज ए ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर ये क्या है? एक सिंगल वर्ड के बारे में बताती है, एक सिंगल शब्द के बारे में बताती है। ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ खाया जाता है, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, देयर के बाद अगर आपको पेयर वर्ड्स मिलते हैं तो आप वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। पेयर वर्ड्स तो और भी हो सकते हैं जैसे राम एंड श्याम, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म होगी, वो एक वस्तु के बारे में नहीं, वो दो व्यक्तियों के बारे में बात होगी। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती है जैसे बटर एंड जैम, बटर एंड ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, दाल एंड रोटी, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं तो वो एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। सेम चीज़ें हम रूल नंबर 8 में पढ़ चुके हैं जो पेयर वर्ड्स के बारे में बताई है। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आप वहाँ जाकर देख सकते हैं रूल नंबर 8 में। आगे देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 37। इसमें क्या बताया गया है? इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर, जैसे देयर का यूज किया गया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन बताता है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करता है। तो जब हम इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि इट क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। तो इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसके मुताबिक नहीं होगा, तो वर्ब का सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे देयर में हम क्या देखते थे? उस बाद का नाउन प्रोनाउन देखते थे, वर्ब के बाद का नाउन प्रोनाउन देखते थे, लेकिन इसमें वो सब चेक नहीं होगा। इसमें क्या चेक नहीं किया जाएगा? वर्ब के बाद का नाउन और प्रोनाउन चेक नहीं किया जाएगा। किस केस में? इट के केस में। एग्जाम्पल समझते हैं, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, इट इज आई हु एम टीचिंग यू। तो इट का प्रयोग किया गया है, इसमें इज का प्रयोग किया गया है सिंगुलर फॉर्म का, इट इज। तो आगे आई है तो आई के अकॉर्डिंग इज का यूज नहीं हुआ है, इज का यूज हुआ इट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर हम आई देखकर एम का यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगुलर फॉर्म लगानी है इट को देखकर। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू। तो इट के साथ इज का यानी सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। अगर हम वी को देखकर आर का यूज करते हैं तो वो हो जाएगा गलत। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। तो हु के बाद जो है वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है, हु के बाद जो यहाँ पर वर्ब के प्रयोग किए गए हैं वो हु के बाद पहले, हु से पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यूज किए गए हैं। यहाँ पे हु की कंडीशन बताई गई है, हु से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन दिए गए हैं, जैसे आई के साथ एम का यूज किया है, वी के साथ आर का यूज किया है, लेकिन उससे पहले इट के साथ किन का यूज किया गया है? इज का, सिंगुलर फॉर्म का। नेक्स्ट है रूल नंबर 38 जिसमें बताया गया है कि नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन इन अपोजिशन का मतलब है कि आपको दो नाउन मिलेंगे, उसमें जो फर्स्ट नाउन होगा उसका जो नंबर या पर्सन होगा, यानी वो नाउन सिंगुलर लगता है या आपको प्लूरल लगता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आगे समझते हैं इसको। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले, नाउन और नाउन फ्रेज से पहले प्रयुक्त होकर उसे नाउन और नाउन फ्रेज की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। जब कोई दो नाउन यूज होते हैं, जो फर्स्ट नाउन होता है वो दूसरे नाउन के बारे में बताता है, ठीक है, दूसरे नाउन से जुड़ा होता है, उस केस में हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए,
जैसे बताया गया है कि सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, तो यहाँ पे दो नाउन आपको मिल जाते हैं, फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। तो फर्स्ट नाउन कौन सा हुआ? सुदामा, जो दूसरे से संबंधित है। द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्णा से संबंधित है, लेकिन इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? सुदामा के अकॉर्डिंग। और सुदामा क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। वैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। उषा माई यंगर सिस्टर वाज वेरी क्लेवर, तो माई यंगर सिस्टर से जुड़ा हुआ है उषा, तो उषा के अकॉर्डिंग हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 39, जिसमें बताया गया है यदि सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरेंड, सिंगल क्लोज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। सिंगल का अर्थ एक होता है, मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इन्फिनेटिव मिलता है, जेरेंड मिलता है या फिर क्लोज मिलता है और वे सब आपको सिंगल मिलते हैं तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर यूज की जाएगी, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है? वर्ब की दो फॉर्म होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो भी तीन टाइप से होती है। फर्स्ट होती है इनफिनिटिव, दूसरी होती है जीरंड, थर्ड होती है पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव होती है, तो इनफिनिटिव होती है जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। किसी सेंटेंस के अंदर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखती है तो उसका मतलब है वहां पर इनफिनिटिव वर्ब का यूज किया गया है, ये वर्ब होती है। वह जीरंड वर्ब होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है तो उसको जीरंड बोला जाता है। वैसे ही क्लॉज होती है जब किसी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीनों मिल जाते हैं, उसको क्लॉज बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है तो ये है इनफिनिटिव, और जहां पर आपको इनफिनिटिव मिल जाता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। वैसे ही स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, इसको बोला जाता है जिरंड, और इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी, तो वेयर क्या ऑब्जेक्ट है, सी क्या सब्जेक्ट है और गोज क्या है वर्ब की फॉर्म। तो ये तीनों जब मिलते हैं उसको बोला जाता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। तो ये थे रूल नंबर 39। अब हम देखते हैं, इसके साथ एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है लेकिन यदि डबल इन्फिनिटिव, डबल जीरंड्स या डबल क्लॉजेज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू रन एंड टू स्विम, तो टू रन एक हो गया और टू स्विम दो हो गए, तो दो यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज किए गए हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा डबल इन्फिनिटिव, तो इसमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। वैसे ही रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, रनिंग एंड स्विमिंग दो जीरंड्स हैं जिनको एंड के साथ जोड़ा गया है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है। रूल नंबर 40 देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हो तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म का यूज होगा। वो एग्जाम्पल से समझते हैं। द पब्लिशर्स एज वेल एज द राइटर्स हैज कम, तो यहाँ पर द पब्लिशर्स एंड द राइटर्स दो को किसके साथ जोड़ा गया? एज वेल एज के साथ जोड़ा गया। तो इसमें हम चेक करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है पब्लिशर, और वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर हम पब्लिशर और राइटर्स को देखकर अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं तो वो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, उन वर्ड्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। विद है, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड टू, लाइक, अनलाइक, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, government by, controlled by, led by, dominated by, run by। ये शब्द अगर आपको सब्जेक्ट की जगह मिलते हैं किस सेंटेंस में, ये सभी शब्द अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पर मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर ये सभी, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है, समझिए ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस में, और इनसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा मिलेगा आपको यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड, तो अलोंग विद जो वर्ड्स दिया गया है उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट है?
सिंगुलर सब्जेक्ट, द क्रिमिनल इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। रूल नंबर 42, इसमें क्या बताया गया है, जब कोई दो सब्जेक्ट नाइदर और नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो या फिर और, इन चार वर्ड से मिलकर बने हैं, यदि दो सब्जेक्ट इन चार वर्ड से जुड़े हैं और उनको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो नोर और बट आल्सो, नोर और बट आल्सो, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जो बाद का जो सब्जेक्ट होगा, इन शब्द के बाद का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, नाइदर ही नोर आई वाज गिल्टी, तो नाइदर और नोर ने दो सब्जेक्ट को जोड़ा, ही और आई को, तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें देखना है नोर के बाद का सब्जेक्ट, तो वो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है, वाज का यूज किया गया है। वर्ब का यूज करेंगे तो वो गलत होगा। आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, तो आइदर और दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, द फादर को और हिज सन्स को, तो हम इसमें चेक करेंगे और के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वो चेक करेंगे, वो यहां पर हिज सन्स दिया गया है जो कि प्लूरल है, तो हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यानी वाज का यूज नहीं होगा। अब हम रूल नंबर 43 देखते हैं, जिसमें बताया गया है रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। जब आपको सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस मिलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, इनसे पहले जो ये शब्द मिलेंगे आपको, इनसे पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, तो हु से पहले किसका यूज किया गया है, द गर्ल का, तो द गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया। अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिलता है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, तो द गर्ल्स जो है वो प्लूरल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो हमें क्या चेक करना, हमें चेक करना रिलेटिव प्रोनाउन हु, उससे पहले जो सब्जेक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज होगी। रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई है। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन और प्रोनाउन का जो यूज होता है और नाउन प्रोनाउन से पहले आल्सो का यूज होता है, तो आल्सो से पहले नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, क्लियरली आपको समझ में आएगा। दोज स्टूडेंट्स आर सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। हमारी कंडीशन कहाँ स्टार्ट होती है, हु से। हु से पहले क्या दिया गया है, सिंगुलर नाउन जो कि नेशन है, तो इससे पहले भी तो सेंटेंस में कुछ है, तो उस सेंटेंस से पहले आल्सो का यूज किया गया है, आल्सो का यूज किया गया है। और आल्सो के पहले किसका यूज किया गया है, द स्टूडेंट्स का, दोज स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है। तो जब इस तरह से लंबा सेंटेंस आपको मिल जाता है, हु और आल्सो आपको मिलता है, किस सीक्वेंस में, हु से पहले आल्सो मिलता है और आल्सो से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब की प्लूरल फॉर्म यानी वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एक नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज किया जाएगा, जो कि मैंने जैसा ऊपर बताया गया वही यहाँ पर नोट में दिया है। आगे समझते हैं सेकंड कंडीशन। जब आपको सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द उसके बाद जुड़ा है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ध्यान समझिए, वन ऑफ द दिया गया है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हु, विच, दैट, ये तीन शब्द आपको मिलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के। उसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है, इसलिए फॉर्म भी कौन सी यूज की जाएगी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। सब्जेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। बिनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस, तो वन ऑफ द में इसमें चेक करना, वन ऑफ दिया गया है, उसके बाद क्या जोड़ा गया है, माई ब्रदर्स यानी प्लूरल नाउन जोड़ा गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन।
तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की गई है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है? माई ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, यानी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। फिर से मैं आपको इस रूल्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। हमने शुरू किया था रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, विच, दैट। अगर उनसे पहले जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, यही था। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन आ गई थी जिसमें आल्सो और जोड़ दिया गया था। हु से पहले जो सब्जेक्ट है उससे पहले भी जो आल्सो दिया गया है, और उस आल्सो से पहले जो सब्जेक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या है कि वन ऑफ द अगर आपको मिलता है हु के साथ, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा, प्रोनाउन यूज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म यूज होगी। लेकिन वन ऑफ द का मतलब है कि हम कई चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कई चीज़ क्या होगी? प्लूरल होगी। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आपको मिलेगा वन ऑफ द और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में। तो वर्ब की फॉर्म हमेशा प्लूरल ही यूज की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 44, जिसमें बताया गया है कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सब होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। प्लूरल नाउन का यूज होता है। और प्लूरल नाउन जो है एक फिक्स्ड चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित रकम के बारे में बताया गया है। सर्टेन वेट, एक निश्चित वजन बताएगी। सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि, निश्चित समय बताएगी। सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी बताएगी। सर्टेन हाइट, एक हाइट के बारे में बताएगी। तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, न कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। 5 रुपीज इज वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है? 5 दिया गया है। उसके बाद जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल नाउन है। तो हम किसका यूज करना चाहिए था? वर्ब की प्लूरल फॉर्म का, आर का यूज करना चाहिए था। लेकिन आर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल यही बोलता है कि जब आपको कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन दिखती है तो वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, वो एक ही अमाउंट के, एक निश्चित अमाउंट के बारे में बताती है। 5 रुपीज मतलब 5 रुपए का एक नोट। 10 रुपीज, 10 रुपए एक फिक्स्ड अमाउंट है। वैसे 100 रुपीज एक फिक्स्ड अमाउंट है, 100 रुपीज। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो 2 टन्स ऑफ कोल, ये तक प्लूरल फॉर्म है। इसके साथ क्या जोड़ा गया? कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी 2 का यूज किया गया है। यानी 2 टन्स ऑफ कोल, कोयले का 2 टन, तो एक फिक्स्ड अमाउंट है 2 टन कोयला। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। वैसे 6 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, 6 ईयर्स एक फिक्स्ड पीरियड है। तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का, आर का यूज नहीं होगा। 40 किलोमीटर्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो इसके साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का, इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 60 मीटर इज नॉट ए ग्रेट हाइट। तो 60 मीटर्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में एक नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया है अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध होता है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव यूज हो जाती है 1, 2, 3, ये नंबर आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद जो नाउन मिलते हैं उससे आपको समझ में आता है कि ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, तब हम प्लूरल वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल है 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे 50 रुपीज एक फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो तब हम यूज करेंगे आर का प्लूरल का, क्योंकि कंडीशन में ये बताया गया है जब एडजेक्टिव के बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दिखता है और उससे लगता है कि वह अलग अलग यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनको बांटा जाएगा, तब हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म का। यानी 50 रुपए जो है स्टूडेंट्स के बीच में बांटे जाएंगे। वैसे ही 60 मंथ हैव पास्ड सिंस केम हियर। तो 6 महीने बीत चुके हैं जब से हम यहाँ पर आए हैं। तो ये भी 6 मंथ को अलग अलग करके बताया गया है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 45 से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त आपके साथ हैं उनके साथ इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।